में भी डाल देता हूँ, तो हम इसकी कॉपी भी आपको दिलवा देंगे, बाद में आप उसे देखिएगा, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। आज के बाद आपको लगेगा कि आप वाकई एक ऐसी कंपनी में आ गए हैं जो एक रियल डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो करती है, और रियल डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन सवाल वही है कि रियल डायरेक्ट सेलिंग आखिर है क्या, पहले हम उसको समझ लें। तो आज मेरा जो टॉपिक है, मुझे जो दिया गया है, वो यही है कि मैं आपको ये बता पाऊं कि रियल डायरेक्ट सेलिंग आखिर क्या है, कहानी क्या है डायरेक्ट सेलिंग की, कौन सी ऐसी और भी तरीके हैं, कॉन्सेप्ट हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में या सेलिंग में काम किए जाते हैं। तो सब पर आज हम बात करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। जैसा कि आप बहुत सारे मेरे साथी जानते हुए हैं कि मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, और मैं पेशे से पहले बिल्डर हुआ करता था। अभी मैं फुल टाइम डायरेक्ट सेलर हूं। पिछले काफी समय से मैंने डायरेक्ट सेलिंग में काम किया है, और लगभग 98 के आसपास मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की थी, जब मेरी उम्र बहुत कम थी, आज से करीब 20-25 साल पहले। और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ मैंने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम किया, और मेरा काम बड़ा हो गया, तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का प्यार, डायरेक्ट सेलिंग का जो अनुभव था, वो उसने मुझे कामयाब बनाया। मैं ट्रेडिशनल में भी कामयाब हुआ, और उसके बाद अब मैं फिर वापस फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आ गया हूं। और मेरा इरादा बिल्कुल क्लियर है कि मैं आप लोगों को भी, और इस देश के अंदर भी, और पूरी की पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए हम ऐसा काम करें जो डायरेक्ट सेलिंग को, रियल डायरेक्ट सेलिंग को स्टेबल कर सके। तो मैं बार बार बोल रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग। तो आज रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। उसके साथ साथ कुछ और भी बात हम कर लेंगे। इसके लिए मैं अपना पीपीटी आपको शेयर करता हूं, ताकि आपको आसानी से मेरी बातें समझ आ सकें। अगर कोई बात आपको समझ ना है तो बाद में आपको मौका दिया जा सकता है कि आप क्वेश्चन आंसरिंग के थ्रू मेरे से बात कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई बात रहेगी तो उस पर हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है रियल डायरेक्ट सेलिंग। रियल डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि 4 तरह से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इस पूरी दुनिया में काम करते हैं। हम अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए 4 तरह की मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सबसे पहले है ट्रेडिशनल मार्केट कॉन्सेप्ट। आप भली भांति जानते हैं ट्रेडिशनल मार्केट कॉन्सेप्ट क्या है, और मैं डिटेल में इसको आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, ये दूसरे नंबर पे हमने इसलिए रखा है कि इसको भी लगभग 60 साल हो चुके हैं दुनिया में काम करते हुए। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम आज पहली बार इसे देखते हैं तो हमारे लिए नया हो सकता है, लेकिन ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पिछले 60 साल से पूरी दुनिया में सफलतापूर्वक काम कर रहा है। इसके बाद आता है नेटवर्किंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्किंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो इंडिया में लागू किया गया और इंडिया में ही चलाया गया, मैं इस पर भी आपसे चर्चा करूंगा। और चौथा है जो बहुत लेटेस्ट है, पिछले 10, 15, 20 सालों से ही नजर में आ रहा है, वो है ई कॉमर्स मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इन चारों कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, वो कैसे काम करता है। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में भी फैक्ट्री और कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री किसी भी सामान को बनाने की जननी है। सबसे पहले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में होती है, और लास्ट टू लास्ट वो कंज्यूमर के पास तक प्रोडक्ट जाके खत्म हो जाता है। यानी उत्पादन अगर करती है फैक्ट्री, तो उसका निष्पादन कर देता है कंज्यूमर। इन दोनों के बीच की जो कड़ी है, ये जो आप देख रहे हैं, C&F है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, ये जो पूरा का पूरा एक चेन सिस्टम है, ये जो एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इसे ट्रेडिशनल कहा गया है। क्योंकि जब ये मार्केट दुनिया में आई तो यही ट्रेडिशनल मार्केट को लागू किया गया, इसी कॉन्सेप्ट को लागू किया गया, जो ट्रेडिशनल मार्केट बन गई। आज आप देखते हैं आपके पड़ोस में बहुत सारी दुकानें हैं, दुकान होलसेलर से सामान लाते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं। अगर माना जाए तो ये भी एक नेटवर्क का हिस्सा है। यहां भी एक नेटवर्क बनता है। फैक्ट्री अपने C&F का नेटवर्क बनाती है, C&F अपने डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने होलसेलर का नेटवर्क बनाता है, और होलसेलर अपने रिटेलर का नेटवर्क बनाता है, और रिटेलर के पास बहुत सारे कंज्यूमर्स या कस्टमर्स का नेटवर्क होता है। ये भी एक नेटवर्किंग है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मार्केट है, और यहाँ लिमिटेड नेटवर्किंग है।
इस पूरे के पूरे मॉडल को रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि चंद लोग आकर के इसमें पैसे कमाते हैं। इसीलिए 30 से 40% में बनने वाला सामान जब 100 रुपए में ग्राहक को मिलता है, तो बीच का जो 60 से 70% है ये मिडिल मैन को बांट दिया जाता है। इसमें एडवर्टाइजमेंट भी आता है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट एड एक्टर भी आते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और पिछले सैकड़ों सालों से चल रहा है, इसे ट्रेडिशनल मार्केट कहा गया है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहा गया है। इसी को स्टडी करके रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट दुनिया में लाया गया, जो आज से करीब करीब 60 साल पहले 1959 में पहले शुरुआत हुई। इसकी विचार आया कि एक नया मॉडल हम मार्केट को देंगे जिसमें बहुत सारे लोग अपनी इनकम का सोर्स बना सकते, पैसे कमा सकते। तो 1959 में लाया गया, इसको आप हमेशा याद रख सकते हैं। सीधा कस्टमर को फैक्ट्री के साथ जोड़ने की प्रथा बनाई गई और जो बीच में जो 60% पैसा था, 60 से 70% पैसा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग 30 से 40% और प्रोडक्ट अगर 100% में बिकता है तो लगभग 60 से 70% पैसा जो मिडिलमैन को जाता था उसे डिस्ट्रीब्यूटर में बांटा गया और उसको अधिकार दिया गया कंज्यूमर को ही कि वो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए और अपने लोगों का नेटवर्क बना करके उनको सीधा कंपनी से जोड़े और 60 से 70% पैसे को कमा सके। इस नियति से इस रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी 1959 में। तो 60 साल हो गए पूरे के पूरे लगभग। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, जो की पॉइंट इसमें रखे गए थे, वो था बेस्ड ऑन माउथ पब्लिसिटी। यानी यहाँ एक्टर्स नहीं थे, आपको ही एक्टर माना गया। आपकी क्वालिटी के आधार पर, आपके प्रयोग के आधार पर, आपके अनुभव के आधार पर आपकी ड्यूटी लगाई गई कि आप कंज्यूमर को जाके बताएं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इन्हें आप इस्तेमाल करिए और साथ साथ आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, आप काम कर सकते हैं। सेलिंग जो की गई, इसमें सेफ सेलिंग, काउंटर सेलिंग को बैन किया गया। किसी भी रियल डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां दुकान पर सामान बेचने की अनुमति नहीं है। कहीं भी आप बहुत बड़ी दुकान खोल के सामान नहीं बेच सकते, ऐसा डायरेक्ट सेलिंग मॉडल में प्रावधान रखा गया। अगर हम बात करें एडवर्टाइजमेंट को भी इसमें बैन किया गया। इसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर बनाया गया और कंज्यूमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर माना गया इस कॉन्सेप्ट के अंदर, और यही रियल डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट था, यही एक थ्योरी थी। लेकिन कुछ और हुआ, मैं उस पर आज बात करूंगा। पावर ऑफ प्रोज्यूमर इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, एक नाम नया आया। आपने सुना होगा कि एक कंज्यूमर होता है जो कंज्यूम करके मर जाता है, एक कस्टमर होता है जो कष्ट कर करके मर जाता है, यानी प्रोडक्ट इस्तेमाल ही करते रहता है, ऐसा नेटवर्कर या डायरेक्ट सेलर बोलते हैं ऐसा। लेकिन एक नया नाम जो मैं आज आपको दे रहा हूं वह है प्रोज्यूमर। कंज्यूमर, कस्टमर के अलावा तीसरा नाम है प्रोज्यूमर। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ये आपको प्रोज्यूमर बनाती है। इस प्रोज्यूमर की परिभाषा को भी मैं डिफाइन करूंगा आगे चल के, आप समझिएगा कि पावर ऑफ प्रोज्यूमर क्या है, इसको भी हम समझाएंगे। लेकिन मैं तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करना चाहता हूं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको समझने के लिए, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। ये नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है जो आज हिंदुस्तान में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में पिछले 20 साल से इस नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट ने ही सारे की सारा कंफ्यूजन पैदा किया है। इसको आपको समझना होगा और आपको यह तय करना होगा कि आप नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं या आप रियल डायरेक्ट सेलिंग में हैं। तो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंडिया में लागू हुआ, ये इंडिया में ही चालू हुआ, इसका जननी इंडिया ही है, इंडिया ने ही इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ एक मार्केटिंग कंपनी बनाई गई। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एक मार्केटिंग कंपनी बनाई गई, जो मार्केटिंग कंपनी को बनाने में मात्र 30-40 हजार रुपए का खर्चा होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करा लेते हैं और क्योंकि इसमें प्रोडक्ट चाहिए, आज सरकार ने ऐसा रूल बना दिया है कि आप चेन सर्कुलेशन, मनी सर्कुलेशन नहीं चला सकते, अब आपको प्रोडक्ट रखने होंगे। तो लोगों ने क्या किया, प्रोडक्ट लेने के लिए बहुत सारी कंपनियों से टाई अप किया। यानी जो फैक्ट्री थी, जो मैन्युफैक्चरिंग था, वो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग में नहीं आया। जो लीडर कहीं कामयाब नहीं हुए, उनके पास बड़ा नेटवर्क था या उन्होंने ज्यादा पैसा कमाने के लालच में, मानसिकता थी उनकी पैसा कमाना, उन्होंने विद्रोह किया किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से और एक नई कंपनी का निर्माण कर दिया और मार्केटिंग कंपनी बना ली।
प्रोडक्ट लाने के लिए बहुत सारी कंपनियों का टाई अप अपने साथ कर लिया। वो उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि वो खुद का प्रोडक्ट बनाए, खुद की फैक्ट्री लगाए। और उसके बाद क्योंकि उनके पास नेटवर्क था, उस नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्किंग करने लगे। ना तो उनका खुद का प्रोडक्ट था, ना खुद की रिसर्च थी, और उन्होंने नेटवर्क के माध्यम से मार्केट से प्रोडक्ट उठा करके अपने साथ टाई अप करके इस कॉन्सेप्ट को लागू किया, जिसे मैंने ट्रेडिशनल नेटवर्किंग नाम दिया है। यहां जब आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो सामान 30-40 रुपए में बनता था, आज वही फैक्ट्री वाला मनमानी करके अपना प्रॉफिट 50 से 80% तक लेने लगा, क्योंकि उसको तो खूब अच्छा खासा मार्जिन जब मार्केटिंग कंपनी दे रही है तो वो लेगा, उसके बहुत सारे खर्चे और भी हो सकते हैं। इसके बाद मार्जिन को और बढ़ाया गया, 40% का मार्जिन, 50% का मार्जिन मार्केटिंग कंपनी ने अपना जोड़ दिया, और उसके बाद 60 से 70% पैसा कस्टमर को बांटने के लिए प्लान के तहत उसको भी जोड़ दिया। अंततः उसी प्रोडक्ट की कीमत को 200% पे ले जाके रख दिया। आज मार्केट में एक बात देखने को मिलती है कि जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट हमारे सामने आता है तो पता चलता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट से महंगा है, जबकि हमने केवल मिडिलमैन को बाईपास किया था। तो हमारी एमआरपी के उस रेट को क्यों बढ़ाया गया, और फिर हमें कहा जाता है कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है इसलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा है। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि उनका खुद का प्रोडक्ट है ही नहीं, वो दूसरी कंपनियों से, दूसरी फैक्ट्रियों से बनवा के माल लाते हैं, वो भी मनमानी करता है, मार्केटिंग कंपनी भी मनमानी करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी पैसा बांटना है, वो सारा का सारा भार उस कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया जाता है, यानी 100 का माल 200 में बेचते हैं। लेकिन हमको बड़े बड़े सपने दिखा के ये नेटवर्किंग कंपनियां हमारे से उस महंगे माल को बिकवाती हैं, और इसको मैंने नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट कहा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आप नेटवर्किंग कंपनी का हिस्सा हैं, मार्केटिंग कंपनी का हिस्सा है या डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा है, तो सबसे पहला सवाल आपको ये पूछना होगा उस कंपनी से कि आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है क्या, आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग लगाने जा रहे हैं क्या, या आप दूसरी कंपनियों का टाई अप करके प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। तो आपको आंसर मिलेगा कि भारत में चल रही 400 कंपनियों में से, मैं सबकी बात तो नहीं करूंगा, लेकिन भारत में चल रही 400 कंपनियों में से 390 कंपनियां मार्केटिंग कंपनियां हैं। वो केवल नेटवर्किंग मार्केटिंग कर रही हैं, उनकी ना R&D है, उनकी ना फैक्ट्री है, वो दूसरों से माल बनवा के आपको लाके दे रही है। केवल 10-12% या 10-12 ऐसी कंपनियां हैं जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं और आपको प्रोडक्ट दे रही हैं। मैं नाम किसी कंपनी का नहीं लूंगा, लेकिन अपनी कंपनी का नाम बड़े गर्व के साथ में लेता हूं कि KRS मल्टीप्रो की पहली खूबी है कि वो रियल डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो करती है। 30 से 40% प्रोडक्ट KRS मल्टीप्रो, KRS मेगा फूड, KRS के नाम से बनाए जाते हैं, जो बहुत ही सराहनीय कदम है, रियल डायरेक्ट सेलिंग को मैटर करता है। अगर आप आज हमारी इस मीटिंग में है, KRS की मीटिंग में है, तो यकीन मानिए दोस्तों ये गर्व की बात है कि आपकी कंपनी रियल डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो करती है। और ये वादा के साथ, विश्वास के साथ मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 1 से 2 महीने में, 1-2 सालों में नहीं, आने वाले 1 से 2 महीने में हमारी ये प्राथमिकता है, हमारी कंपनी की ये प्राथमिकता है कि हम अपने प्रोडक्ट लगभग 90% हम KRS के माध्यम से बनाएंगे, खुद की मैन्युफैक्चरिंग से सारे प्रोडक्ट बनाएंगे। हम उस नेटवर्किंग को फॉलो नहीं करेंगे, हम रियल डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो करेंगे, जो सबसे पहले मॉडल का पहला उद्देश्य था, मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर। इस सिद्धांत को हम पूरा करेंगे, इस बात पर हम खरे उतरेंगे, और यही मकसद है मेरा आज आपको ये बताने का कि आप रियल डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं। इसलिए गर्व से आप अपने आप को टॉप 400 में की टॉप 10 में लेके रख सकते हैं अपने आप को। जो 400 कंपनियां भारत में काम करती हैं उसमें से टॉप 10 में तो आप पहले दिन आ जाते हैं जब आप मैन्युफैक्चरिंग डायरेक्ट टू कंज्यूमर के कॉन्सेप्ट को पूरा करते हैं। तो आपका नंबर 400वां नहीं है, आपका नंबर 10वां या 8वां या 5वां या 4था हो सकता है। इसके बाद आते हैं, थोड़ा और समझते हैं यहाँ प्रॉब्लम क्या है। यहाँ शॉप सेलिंग और काउंटर सेलिंग वैन होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। एडवर्टाइजमेंट चालू कर दिए, देख रहे होंगे आजकल कंपनियां बहुत सारे एक्टरों को लेके आ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटर को रिटेलर बना दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर शेयरिंग वाला डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहा है, अब इन कंपनियों ने रिटेलर बना दिया है। लोग जा जाके घरों में जा जाके सामान बेचने की शिक्षा दे रहे हैं, वो सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्समैन बना दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर नाम नहीं बचा है, अब सेल्समैन बन गया है। तो आपको अगर सेल्समैन बनना है तो बहुत सारी नेटवर्क कंपनियां हैं जो आपको सेल्समैन बनाती हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल सेल्समैन के लिए नहीं था,
ये तो केवल शेयर करना था और जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगे उसको डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करना था। थोड़ा सा हमने रिटेल करना, थोड़ा सा हमने शेयरिंग करना और उसके बाद टीम का गठन करना और एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करके उसके साथ साथ एक अच्छी सेल खड़ी करके हमें अपनी परमानेंट इनकम को खड़ा करना था। लेकिन यहाँ तो सेल्समैन बना के रख दिया नेटवर्क कंपनी। चौथे मॉडल की बात करता हूं और कुछ शब्दों पर मैं आगे बात करूंगा। चौथा है ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट। ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है कि फैक्ट्री माल बेचती है, किसके माध्यम से बेचती है? 30 से 40% में माल बनाती, 100% कस्टमर को पहुंचाती। लेकिन एक नया प्लेटफॉर्म दिया ये पिछले 20 सालों से, जब से इंटरनेट आया, जब से हमारा ई कॉमर्स आया मार्केट में, अमेजोन आया, फ्लिपकार्ट आया, इसने क्या किया? इसने एक बीच में एक और प्लेटफॉर्म तैयार किया। फैक्ट्री से माल आया एक उसके पास और एक कंपनी आई बीच में, उन्होंने एजेंसियां बना ली हैं जो फैक्ट्री से माल उठा के ले आते हैं। उसके बाद वो अपने आप को लिंक कर लेते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन के साथ और डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। 30 से 40% फैक्ट्री का, 10 से 20% मार्जिन हो जाता है उस प्लेटफॉर्म का जो बीच में आपको प्रोडक्ट मुहैया कराता है। और फ्लिपकार्ट, अमेजोन आपसे ऑर्डर उठा के उस ऑर्डर को दे देता है उस सेंटर वाले को, वो फैक्ट्री से उठा के माल आपको सीधा पहुंचा देता है। 10 से 20% मार्जिन उसका है, 10 से 20% मार्जिन फ्लिपकार्ट का है और 10 से 20% मार्जिन के ऑफर और छूट आपको दे दिए जाते हैं। और आप सीधा ऑनलाइन अपनी आईडी बना करके आप अमेजोन से सामान खरीदते हैं। आपको लगता है कि आप सामान अमेजोन से खरीद रहे हैं, लेकिन आप सामान अमेजोन से नहीं खरीदते, उसके बीच में कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो फैक्ट्री से टाई अप रखते, सीधा सामान आपको भेज देते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको केवल और केवल प्रोडक्ट का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, फिल्टर करने का, छांटने का, सेलेक्ट करने का, लेकिन सही जो सप्लायर बीच में जुड़ा हुआ वो आपको प्रोडक्ट पहुंचाता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में सीधा सीधा आप कंपनी के साथ बंदे को जोड़ते हैं, इसको आप समझिएगा। तो ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट भी अपने आप में बहुत बेहतरीन है, लेकिन फर्क क्या है कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है ई कॉमर्स साइट को, ई कॉमर्स साइट करती है सप्लाई को और सप्लाई फिर कस्टमर को सामान देता है। ये बता चुका हूं। अब बात वापस आते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में क्या खूबियां हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में कस्टमर केवल परचेजर होता है, कस्टमर केवल सामान खरीद सकता है और उसको फायदे मिलते हैं केवल डिस्काउंट के। आपका रिटेलर भी आपको कुछ डिस्काउंट दे देता है, ऐसा नहीं है। तो ट्रेडिशनल में आपका ज्यादा लाभ नहीं है, आपको केवल सामान उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद में आती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट सेलिंग में आप प्रोज्यूमर बनते हैं, आप कस्टमर नहीं रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं समझाऊंगा प्रोज्यूमर क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग में आप कस्टमर नहीं होते, रिटेलर भी नहीं होते, आप होते हैं प्रोज्यूमर। प्रोज्यूमर की परिभाषा को आप समझिएगा। और फायदा मिलता है आपको, बेनिफिट होता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अपना व्यापार खड़ा करने का मौका तलाशते हैं। और उसके बाद नेटवर्किंग सेलिंग में आपको बनाया जाता है सेल्समैन। वहां बेनिफिट आपको मिलता है, करंट इनकम आपकी मिल जाती है, रिटेल प्रॉफिट आपको मिल जाते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको नेटवर्क बनाने का भी दे देते हैं। इसके बाद चौथा आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में आप केवल कस्टमर होते हैं, आप केवल परचेजर होते हैं, खरीदार होते हैं और आपको फायदा मिलता है केवल डिस्काउंट का। यहां आपको चीजें समझनी है। इन चारों चीजों में से, इन चारों कॉन्सेप्ट में से सबसे बेहतरीन जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, जो आपको प्रोज्यूमर बनाता है और आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है। बाकी ये मौका आपको दूसरी जगह नहीं मिलता। अब बात करते हैं प्रोज्यूमर पावर क्या है। प्रोज्यूमर पावर इन डायरेक्ट सेलिंग वो क्या है, इसको आप समझिएगा। प्रोज्यूमर की संधि विच्छेद अगर हम करें, इसको तोड़ें, अगर अलग अलग समझने की कोशिश करें, तो ये वर्ड बना है प्रो प्लस जूमर से। एक वर्ड लिया गया प्रो, 3 वर्ड लिए गए प्रो और बाद में लिया गया जूमर, दोनों को मिलाया तो बना प्रोज्यूमर। प्रो वर्ड कहां से लिया गया? प्रोमो लिया गया है प्रमोटर से, यानी जो प्रमोट करता है प्रोडक्ट को, उससे प्रो निकाला है, और जो कंज्यूम करता है, जो इस्तेमाल करता है, उससे जूमर निकाला है। पिछले 4 वर्ड यहां से लिए और यहां से पहले लिए, इन दोनों को जोड़ दिया है तो ये बना है प्रोज्यूमर। प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर सेल करता है, प्रमोट करने से सेल आती है और कंज्यूम करने से यूजर जो होता है वो कंज्यूम करता है। तो जब सेल और यूजर एक साथ जुड़ जाते हैं तब डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण होता है, तब एक रियल डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल निकल के आता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही ये है कि आप प्रमोटर भी हैं और आप यूजर भी हैं। आप इस्तेमाल करिए पहले खुद और उसके बाद लोगों को बताइए कि ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है,
ये आपको इनकम भी देगा और वो व्यक्ति आपका पहले आपका यूजर बन जाएगा और उसके बाद उसे प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, कुछ रिटेल प्रॉफिट होगा तो वो आपका बिजनेसमैन भी बन जाएगा और फिर वो प्रमोटर भी बन जाएगा। उसके प्रमोट करने से भी आपको बेनिफिट आएगा। ये डायरेक्ट सेलिंग की सही डेफिनेशन है। अब कोई कह रहा है कि प्रोडक्ट बेचो, कोई कह रहा है दुकानों पर रख दो। आज मार्केट को इतना कंफ्यूज कर दिया है कुछ कंपनियों ने, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण अपने विचारों से ये कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग का कचूमर निकाल दिया लोगों ने। कोई कहता है बैग में भर के ले जाओ, दुकानों पे चले जाओ, कोई कह रहा है चाय की दुकान पे जाके बेचो, कस्टमर बनाओ, रिटेलिंग करो, शॉप लगाओ, स्टॉल लगाओ। ये सब मिथ्या है, ये सब नेटवर्किंग वाले करवाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल सीधा सीधा आपको प्रमोटर बनाता है, आपको कंज्यूमर बनाता है। एक अच्छी इंटेंशन के साथ, एक अच्छी अपनी ये कहें कि अपनी इज्जत के साथ आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ एक बड़ी इंडस्ट्री में कदम रखते हैं और अपनी इनकम को बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन, रेपुटेड बिजनेसमैन आप माने जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। डायरेक्ट सेलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे ना करें, 18 साल के बाद आप बच्चे रहते भी नहीं है, लेकिन ये बच्चों का खेल भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग को बनाना अपने जीवन की सबसे बड़ी गणना है। डायरेक्ट सेलिंग को स्टेबल करना, डायरेक्ट सेलिंग को बनाना अपनी आने वाली जनरेशन के लिए एक बड़ा मुकाम हासिल करना है। इस सारी चर्चा हम आगे का चल के करेंगे अपनी ट्रेनिंग में। आपको बताएंगे कि आप एक बेहतर डायरेक्ट सेलर कैसे बनेंगे, आप डायरेक्ट सेलर के लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है, सारी बातों पे हम बात करेंगे। लेकिन मैं अभी बात करना चाहता हूं की चैलेंज ऑफ नेटवर्किंग इन इंडिया। मैंने ये नहीं कहा है कि नेटवर्किंग बुरी चीज है, मैंने ये नहीं कहा है कि ये जो लोग काम कर रहे हैं नेटवर्कर, ट्रेडिशनल नेटवर्किंग वाले, या ये गलत कर रहे हैं। गलत नहीं कर रहे हैं, ये कोई अनलीगल एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये उस मॉडल को पूरा नहीं करती, उस सिद्धांत को पूरा नहीं करती, आपकी उस जरूरत को पूरा नहीं करती जिस जरूरत के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग में आए। आप डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए आए हैं क्योंकि आप 2-3 साल, 4 साल, 5 साल काम करके जीवन भर आनंद का जीवन जिए, एक परमानेंट इनकम का सोर्स आपके पास बन जाए। आप इसलिए आए। आप इसलिए नहीं आए कि 20 साल के बाद भी आप एक नई कंपनी ढूंढ रहे हैं, 20 साल बाद भी आपका नेटवर्क टूट जा रहा है, 20 साल 15 साल बाद भी फिर एक दोबारा से आप नए नेटवर्क का निर्माण करें। तो आपको इसको समझना होगा कि चैलेंज क्या है। नेगेटिव नेटवर्किंग एनवायरनमेंट तैयार किया है। इन नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट वालों ने पूरा का पूरा माहौल को नेगेटिव कर दिया है। हम प्लान दिखाने जाते किसी के घर डायरेक्ट सेलिंग का, वो पहले से ही पहले कह देता है मुझे तो सब पता है, तुम मेंबर बनाओगे। ये तो नेटवर्किंग है, ये तो MLM है, ये तो लोगों को जोड़ने का काम है, ये तो लोगों से पैसे निकलवाने का काम है। ये नेगेटिव नेटवर्किंग माहौल पैदा किया है इन कंपनियों ने, इन लोगों ने, जो जेब से सिर्फ पैसा लगा निकालने का उद्देश्य बना के अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। नॉट स्टेबल इनकम पोटेंशियल, इसमें नेटवर्किंग में स्टेबल पोटेंशियल नहीं है। आप एक बार बहुत सारे लोगों को जोड़ के उनसे पैसे निकलवा के पैसे बना सकते हैं, लेकिन आप परमानेंट इनकम का सोर्स नहीं बना पाते, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट यूजर नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने बहुत सारे लोगों से सवाल पूछा कि अगर आपकी कंपनी में 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप कहते हो 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर वो अपने अपने घर का भी सामान इस्तेमाल करते हो, जो कि 4 से 5 हजार की परचेजिंग एक घर में होनी चाहिए, इस्तेमाल प्रोडक्ट होना चाहिए, अगर वो करते हो तो आपका टर्नओवर तो ऐसे ही 5-6 हजार करोड़ का हो जाना चाहिए। फिर आप क्यों अपने टर्नओवर को आगे नहीं बढ़ा पा रहे? इसका मतलब ये साफ है कि नेटवर्कर खुद इस्तेमाल नहीं करता है, नेटवर्कर दूसरों से इस्तेमाल कराने की अपेक्षा रखता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं। तो स्टेबल प्रोडक्ट यूजर नहीं, जब तक वो नेटवर्किंग करता रहता है, प्रोडक्ट ले भी लेता है मजबूरी में, लेकिन वो इच्छा से या प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट को खरीदता नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। नेटवर्क जब बड़ा हो जाता है तो उसके नीचे तक उसकी पहुंच होती नहीं है और नीचे से नेटवर्क टूटना शुरू हो जाता है। प्रोडक्ट ब्रांडिंग नहीं है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग इशू है। इन लोगों को ब्रांड से लेना देना नहीं है, इनको तो केवल नए नए प्रोडक्ट लाके और आपसे माल बिकवाना इनका उद्देश्य है। प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करना, अच्छी क्वालिटी बनाना, अच्छी पैकिंग बना के प्रोडक्ट को स्टेबल करना इनकी कोई प्राथमिकता नहीं है। और अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा तो आपकी सेल स्टेबल नहीं होगी, अगर आपकी सेल स्टेबल नहीं होगी तो आपका पे आउट स्टेबल हो ही नहीं सकता। अगर आप स्टेबल पे आउट चाहते हैं तो आपको सेल को स्टेबल करना पड़ेगा। सेल स्टेबल करने के लिए आपको क्वालिटी प्रोडक्ट लाने होंगे, ब्रांडिंग प्रोडक्ट लाने होंगे, बेहतर प्रोडक्ट रखने होंगे। तो अब इनकी फैक्ट्री ही नहीं है, इनकी R&D ही नहीं है,
तो इनको क्या पड़ी है कि ये किसी रिसर्च करें, किसी अच्छी क्वालिटी पे बात करें। इनको तो एक कंपनी का एजेंट आता है, वो आके बता देता है कि आप ये ले लो, इसमें मार्जिन ज्यादा है, इसलिए बढ़िया बिकेगा मार्केट में, उसी प्रोडक्ट को लाके लॉन्च कर देते हैं, कहते हैं हमने तो एक नया हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च हो। ये आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में और डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है, इसको आपको समझना होगा। की बेनिफिट ऑफ रियल डायरेक्ट सेलिंग। रियल डायरेक्ट सेलिंग के क्या बेनिफिट है? रियल डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट है कि रिड्यूस ऑफ नेगेटिव नेटवर्क एनवायरनमेंट। जो ये माहौल बना है नेगेटिविटी का, जब आप एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग के डिस्कशन करेंगे अपने साथियों से जाके, तो आप इस नेगेटिव माहौल को पॉजिटिव में बदलेंगे। मैं हैरान हूं, आज से 20 साल पहले जब हम प्लान दिखाया करते थे या देखा करते थे, तो सबसे पहले हम मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग दिखाया करते थे कि ये मैन्युफैक्चरिंग है और ये आपका कंज्यूमर है, बीच का जो पैसा है मिडिलमैन को बाईपास करके इस पैसे को हम बाहर लाके और नेटवर्क के माध्यम से आपको बांटते हैं। हम इस मॉडल को दिखाया करते थे। लेकिन आज कोई भी नेटवर्कर जो आज मैं मार्केट में देख रहा हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग मॉडल के ऊपर डिस्कस करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी कंपनी ने उसको बताया ही नहीं है कि तू डायरेक्ट सेलिंग पे जाके डिस्कस करना, मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर की बात करना। क्यों नहीं बताया उसने? क्योंकि वो कंपनी खुद उसको फॉलो नहीं करती। उसे डर है कि अगर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जाके ये बोल देगा मार्केट में कि मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कस्टमर हम करते हैं, तो सवाल आएगा सामने से आपकी फैक्ट्री कहाँ है, और फैक्ट्री हमारे पास है नहीं, तो हम मुंह छुपाएं। इससे अच्छा है कि इस पार्ट को ही यहां से हटा दो। आज सबसे ज्यादा मार्केट में देखने को मिलता है, नए नए लोग आएंगे, आपको बोलेंगे देखो इस प्लान में बहुत पैसा है, ये प्लान बहुत अच्छा है। भाई साहब, प्लान में पैसा नहीं होता है, ये गलत फहमी है। प्लान एक माध्यम है पैसा देने का। पैसा होता है प्रोडक्ट में, पैसा होता है प्रोडक्ट में पाए जाने वाले बीवी और पीवी में, आपकी सेल में पैसा होता है। प्लान में पैसा नहीं होता है। सेल नहीं होगी, सेल जीरो होगी, बना लो प्लान, कैसा बनाओगे, कैसे पैसा आएगा? तो प्लान पे लोग डिस्कस ज्यादा करते हैं, जिससे नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग, रियल डायरेक्ट सेलिंग की बात करने लगेंगे मार्केट में जाके, तो लोग फिर दोबारा से आपको समझेंगे कि हाँ वास्तव में ये सही मॉडल है। मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट कंज्यूमर अगर हम बात करेंगे, तो हमारा प्रोस्पेक्ट भी हमारे साथ इस मॉडल को समझने के लिए तैयार हो जाएगा। तो हम इस नेगेटिव एनवायरनमेंट को भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं अगर हम रियल डायरेक्ट सेलिंग की वकालत करने लगे, उस पर बात करने लगे। अर्ली इनकम पोटेंशियल है, अर्ली इनकम पोटेंशियल है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि फैक्ट्री जब डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोडक्ट देती है तो अच्छा खासा रिटेल मार्जिन भी देती है, और साथ साथ उसमें बहुत सारे ऑफर्स के साथ आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। और जब डायरेक्ट सेलिंग की आप बात करेंगे, जब आप नेटवर्किंग की बात नहीं करेंगे, तो लोग तैयार हो जाएंगे आपसे सामान लेने के लिए और आपका यूजर बनने के लिए। जैसे ही वो आपके यूजर बनेंगे लाइसेंस के साथ, वो अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। स्टेबल प्रोडक्ट यूजर बनेंगे। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी, फैक्ट्री खुद जिम्मेदार होगी प्रोडक्ट बनाने की, तो वो आपका जो यूजर है वो भी स्टेबल हो जाएगा। कनेक्टिविटी विद एक्सपर्ट सेलर एंड कवर्ड बिग मार्केट। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, एक्सपर्ट डायरेक्ट सेलर मिलेंगे। नेटवर्कर नहीं चाहिए आपको, आपको सही अच्छा डायरेक्ट सेलर चाहिए, तो आप एक बड़ी मार्केट को कवर कर सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। भारत 140 करोड़ का देश है और आज भी 70-75 लाख से ज्यादा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर भारत में तैयार नहीं हुए हैं। लोग बनते हैं, जुड़ते हैं, कुछ दिन काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं या नई कंपनी बदल देते हैं। आपको स्टेबल डायरेक्ट सेलर बहुत ही कम मिलेंगे। अगर आप स्टेबल डायरेक्ट सेलर बनाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मार्केट है, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट ब्रांडिंग विद क्वालिटी से बनेगा। प्रोडक्ट खाली आपके कहने से, किसी के कहने से ब्रांड नहीं बनता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से ब्रांड बनता है। और क्वालिटी मार्केट में जाने में वक्त लगता है। धीरे 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 जब कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा, तब उसको विश्वास बढ़ेगा, तब जाके धीरे 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 उसकी ब्रांडिंग होगी। इसमें वक्त लगता है, ये रातों रात ब्रांड तैयार नहीं होता है। आप लाके एक्टर खड़ा करेंगे और एक्टर से बुलवाएंगे, तो आप डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को तो ऐसे ही खंडित कर रहे हैं। आज तो कंपनियों में होड़ मची हुई है, कोई किसी ब्रांड एम्बेसडर को ला रहा है, कोई किसी ब्रांड एम्बेसडर को ला रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड एम्बेसडर आप हैं। डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड एम्बेसडर वो है जिसने मेहनत करके जीरो से सेल को खड़ा किया, इस कंपनी को खड़ा किया। आप अपने अचीवर को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए। आप अपनी कंपनी के अंदर पैसा कमाने वाले जो डायरेक्ट सेलर हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, उनके ऊपर पैसा खर्चिए। लेकिन कंपनियां उसको पैसा नहीं देती हैं
दूसरे ब्रांड एम्बेसडर को, फिल्मी दुनिया वालों को ब्रांड एम्बेसडर लाके बना के अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। ये बात मैं कहना चाहता हूं कि ब्रांड प्रोडक्ट की क्वालिटी बनाती है। कोई एक्टर आके किसी प्रोडक्ट को बोल देगा कि ये बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रांड बनाने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी का होना जरूरी है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी की जिम्मेदारी वही ले सकती है कंपनी जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो खुद की R&D करती है। और बड़े गर्व के साथ मुझे ये कहने में खुशी होती है कि आपकी KRS मल्टी प्रो शुरुआती दौर से ही मैन्युफैक्चरिंग से शुरू होती है, और आने वाले समय में आपको 90% प्रोडक्ट को ऑन मैन्युफैक्चरिंग में ले जाने के वादे के साथ आपके साथ काम कर रही है। क्रिएट हब एम्प्लॉयमेंट्स, आप एक ऐसे एम्प्लॉयमेंट पर काम कर सकते हैं, ऐसी बेरोजगारी पे काम कर सकते हैं जो देश की सबसे बड़ी समस्या है। ये रियल डायरेक्ट सेलिंग ही कर सकती है। ये नेटवर्किंग ने तो 25 साल लगा लिए हैं, आप जानते ही हैं। पिछले 25 साल से खूब हंगामा हो रहा है। 400 कंपनियां आ गई, 800 डायरेक्टर आ गए, गाड़ियों को स्टेज पे चढ़ा दिया गया, किसी ने कार दिखाई, किसी ने हो हंगामा किया, लेकिन अल्टीमेट क्या हुआ? 400 कंपनी, 25 साल और टर्नओवर केवल 20,000 करोड़ का है। आप देखेंगे कि मार्केट में ऐसे ऐसे ट्रेडिशनल मार्केट में व्यापारी बैठे हैं जिन्होंने ना कोट पैंट पहना, ना टाई लगाया, ना स्टेज बनाया, ना गाड़ी दी, ना ड्रीम दिखाए, लेकिन एक एक प्रोडक्ट के ऊपर 40-40 हजार करोड़ का टर्नओवर देते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में। डायरेक्ट सेलिंग वैसे तो लोगों की आत्माओं में बसती है, ब्लड में बहती है, ना जाने क्या क्या दावे करते हैं लोग, लेकिन टर्नओवर के नाम पे डायरेक्ट सेलिंग आज भी चिंताजनक है। आज भी शर्म की बात है कि 25 साल के बाद भी डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं कर पाई है। कितने लोगों को कितना पैसा था, कितने लोगों के घर परिवार चलते हैं आज इन नेटवर्क कंपनियों में जो ये लोग बातें कर रहे हैं। जब तक रियल डायरेक्ट सेलिंग भारत में स्टेबल नहीं होगी, तब तक हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने कमिटमेंट लिया है, हमने वादा लिया है, आपके साथ, कंपनी के साथ मिलके हम इस कंपनी को, इस इंडस्ट्री को रियल डायरेक्ट सेलिंग की तरफ लेकर के जाएंगे, और एक ऐसा मॉडल स्थापित करेंगे जो आज से 60 साल पहले शुरू हुआ था। आप अगर इसको समझ पाए हैं डायरेक्ट सेलिंग को, रियल डायरेक्ट सेलिंग को, तो मुझे लगता है कि शायद आपको भरोसा आया होगा, आपको यह विश्वास आएगा कि KRS मल्टी प्रो कोई छोटी कंपनी नहीं है। KRS मल्टी प्रो एक ऐसे ही विचार से पैदा हुई कंपनी नहीं है। KRS मल्टी प्रो के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ये कहानी आप अच्छी तरह जानते हैं। KRS मल्टी प्रो को चलाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनसे मिलने के बाद जो मैंने विचार देखा कि जिस व्यक्ति ने अपनी गरीबी से नेटवर्किंग के थ्रू अपने को खड़ा किया, और एक किताब आती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है रिच डैड पुअर डैड, वो है रॉबर्ट कियोसाकी। वो कहते हैं कि आप सबसे पहले पैसे कमाइए, उसे इन्वेस्ट करिए, और इन्वेस्ट करके अपनी प्रॉपर्टियां बनाइए, और उसके बाद आप दिखावा कीजिए, शौक कीजिए, मौज कीजिए, जो भी करना है आप करिए। ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में पढ़ाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो लोग किताबें पढ़ने के बाद भी पहली इनकम को कार में लगा देते हैं, दिखावे में लगा देते हैं, और अगले ही महीने उनके चेक खत्म हो जाते हैं, उनके नेटवर्क टूट जाते हैं। ये सिखाया जाता है कि आप दिखावा करो। मैं बड़े ही यकीन से, बड़े ही विश्वास से, बड़ी ही कृतज्ञता से त्यागी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बात को समझा। उन्होंने अपनी गरीबी से जिंदगी को शुरू किया, पैसे कमाए और उन्हें ट्रेडिशनल मार्केट में लगा दिया। मुझे नहीं पता उनको रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की बिजनेस स्कूल पढ़ने को मिली होगी या नहीं मिली होगी, लेकिन उन्होंने उसको फॉलो किया और एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। बड़ा एम्पायर खड़ा करने के बाद उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के पोटेंशियल को समझ लिया। मैं हैरान हूं कि उनके अंदर इतना बड़ा विचार कैसे पैदा हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के रियल मॉडल को समझ लिया और सबसे पहले फैक्ट्री लगा करके KRS मल्टी प्रो की स्थापना की। और जिस दिन मैं पहली बार उनसे मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझे सहज स्वीकार करके कहा कि सत्यपाल, हम तो आप 10-20% की बात कर रहे हो। मैंने कहा था कि 10 से 20% तो कम से कम अपने प्रोडक्ट होने ही चाहिए। एक फैक्ट्री तो लगा लो यार, कम से कम इतना अन्याय तो मत करो डायरेक्ट सेलिंग पे कि आपका एक भी फैक्ट्री नहीं, आपका एक भी प्रोडक्ट नहीं और आप बातें बड़ी बड़ी करते हो। तो त्यागी जी ने मुझसे कहा कि सत्यपाल, आप 10-20% की बात करते हो, मैं 90% प्रोडक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग में देने का कमिटमेंट करता हूं आपसे। हम तो चाहते हैं कि हम इसको रियल डायरेक्ट सेलिंग बनाए, बेहतर डायरेक्ट सेलिंग बनाए। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये कंपनी KRS मल्टी प्रो एक साधारण कंपनी नहीं है। लोग आज इसको उसी नजरिए से देख रहे हैं जैसे और कंपनियां आती हैं। शायद उनका ये भ्रम है और ये भ्रम बहुत जल्दी हम तोड़ेंगे। लोगों ने न जाने क्या क्या कहा कि KRS मल्टी प्रो एक छोटी सी है। मैं कहता हूं KRS के ग्रुप को समझिए आप। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं,
KRS 4 यारों का ग्रुप नहीं है। KRS 3 देवियों का मिला हुआ नाम से बनाया गया एक ग्रुप है और उनके मालिक एक है, उनको चलाने वाले एक हैं। ये 4 यारों का संगठन नहीं है कि 2-2 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और एक ग्रुप बना लिया, 4 यारों का ग्रुप बन गया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पार्टनरशिप हमेशा खंडित होती है। त्यागी जी का KRS ग्रुप एक अकेली ओनरशिप पे चलता है, एक अकेला निर्णायक है। इसलिए मैं बड़ी गंभीरता से आपको आज ये कह रहा हूं। 2 बातें आप समझ लीजिएगा। एक तो KRS ग्रुप जिस विचारधारा के साथ काम करता है ये, और दूसरा ये कि रियल डायरेक्ट सेलिंग को अगर कोई पहले दिन से शुरू कर रहा है तो वो KRS मल्टीप्रो है और आपका कैरियर, आपका भविष्य सुरक्षित है KRS मल्टीप्रो के साथ। हम आपके साथ मिलकर के बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। हम आपको हर मुद्दों पर, हर विषय पर अच्छी जानकारी देकर के आपको अच्छा डायरेक्ट सेलर बनाना चाहते हैं। हमारा मकसद आपको नेटवर्कर बनाना नहीं है, हमारा मकसद आपको डायरेक्ट सेलर बनाना है। हम आपको डायरेक्ट सेलर बनाना चाहते हैं। आप एक सफल बिजनेसमैन बने, आप अपनी जीवन की ऊंचाइयों को छुएं, इस नियति के साथ हम आपको सैद्धांतिक तरीके से सही नेटवर्क बनाने का काम सिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन मुझे लगता है शायद आपको क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी आपके कोई सवाल हो तो आप मैसेज में लिखिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगले सेशन में जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपको कुछ ट्रेनिंग्स लेके आने वाला हूं कि कैसे बेहतर नेटवर्क का निर्माण किया जाए, कैसे अपने अंदर बदलाव किए जाए, कैसे सही डायरेक्ट सेलिंग को सही लाइन पे लाया जाए। ये लाइन से पटरी से उतर चुकी है। आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग के वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को खड़ा करना होगा। तो आइए हम एक बार फिर मिलेंगे। अभी हम बैक टू होस्ट करते हैं। अगर हमारे साथ हैं और हम आपके कुछ सवाल देखते हैं, अगर आप नीचे लिख रहे हैं तो मैं आपके प्रश्न पढ़ता हूं। फटाफट अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम एक बार फिर मिलते रहेंगे। अभी तो शुरुआत हुई नहीं है, अभी तो हमारी तैयारी ही चल रही है। अभी तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। 2-3 सूचनाएं लास्ट में मैं आपको दे देता हूं। बहुत जल्दी ही आपको नई वेबसाइट के दर्शन होने वाले हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग की एक वास्तविक वेबसाइट होगी। आपको ऐप मिलने वाली है, आपको और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, आपको फैक्ट्री मिलने वाली है, और बहुत सारी प्लानिंग अंदर चल रही है। बहुत जल्द आपको इसकी सूचना मिलेगी और हम बड़े ही उत्साहित हैं इसके लिए, आने वाले समय के लिए, और बहुत तेजी से हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अब मैं आपसे लास्ट में यही कहूंगा कि आज 100 लोगों के जुड़ने का ही विकल्प था हमारे पास, गलती से वो हो गया। तो आप इसको YouTube पर जाकर देख सकते हैं और मैं इसको अपने YouTube चैनल पर भी डालूंगा रिकॉर्ड करके। आप उसको बाद में देख सकते हैं अगर आप इसको और समझना चाहें। तो अभी हम वापस करते हैं, बैक करते हैं, क्लोज करते हैं मीटिंग को। अगली बार फिर हम मिलेंगे कोई नई टॉपिक के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ, नई सूचनाओं के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि होस्ट हमारे साथ अभी कोई है नहीं, आज टेक्निकल एरर था और सवाल भी आपका कोई ऐसा आया नहीं है जिसका मैं जवाब दूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगा आज का सेशन। चलिए फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार, बाय बाय, टेक